Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching my channel पे हाशिम ज़िया। बेटा एनईडी ने अपने ऑनलाइन एडमिशन्स को अनाउंस कर दिया है, तो किस तरीके से आपने एनईडी के एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। आज 25 मार्च को सुबह 10:30 बजे के करीब एनईडी का पोर्टल ओपन हो चुका है। बट मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि बेटा आप अभी फौरन से अपने फॉर्म को फिल करें। आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू गाइस कि खुदारा मार्च के एंड के अंदर, अप्रैल के मिड के अंदर जाके फॉर्म फिल करिएगा, फीस चालान पे करिएगा, ताकि आपके टेस्ट की डेट एंड की है। मोस्ट प्रोबेबली जो आपका टेस्ट हो रहा होगा वो 3 से 7 मई के दरमियान एनईडी का राउंड बंद हो रहा होगा। राउंड 2 कंफर्म नहीं है, मगर उसके बारे में काफी हद तक कंफर्मेशन है कि भाई जून के अंदर होगा राउंड 2, सही है ना। मगर अगेन राउंड 1 भी देना जरूरी है, राउंड 2 भी देना जरूरी है। रिमेंबर दिस थिंग, अब जितने ज्यादा राउंड दोगे उसमें आपका फायदा है, क्योंकि राउंड 2 के बारे में अभी फाइनल कंफर्मेशन नहीं है कि होगा नहीं होगा। इसीलिए राउंड 1 को एटलीस्ट लाजमी तौर पे आपने देना ही देना है। इस बात को मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट की 2 वीडियोस में समझा चुका हूँ, मगर आज की क्लास में ये वाली बात हम नहीं कर रहे। मैं आपको फॉर्म फिल करना सिखा रहा हूँ। तो बेटा जल्दी से चलते हैं, फॉर्म कैसे फिल करेंगे। देखो सबसे पहले आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, टैबलेट है, तो भाई हमेशा याद रखो कोई भी यूनिवर्सिटी का जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो लैपटॉप से फिल किया करो या पीसी से फिल किया करो। मोबाइल से कभी भी फिल मत किया करो। मोबाइल में 10 तरह की प्रॉब्लम होती है, 10 तरह के मसले मसाइल आ रहे होते हैं। तो भाई फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले नंबर के ऊपर मैं एनईडी यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट, सिंपल मैंने एनईडी यूनिवर्सिटी यहाँ पे जाके लिखा, सबसे पहले जो मेरे पास लिंक आया मैंने इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो भाई ये एनईडी की मासूम सी वेबसाइट मेरे पास आ गई, सही है ना, ये ओपन हो गई। इसके ऊपर एडमिशन्स के ऊपर आप जाओगे, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के ऊपर मैं गया, अप्लाई ऑनलाइन फॉर दी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, इस पे क्लिक कर दिया, सही है। अब देखो सबसे पहले मेरा पोर्टल ओपन हो गया। अब इस पोर्टल के ऊपर मुझे क्या करना है, मुझे साइन अप करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आप जिस तरह फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या स्नैपचैट के ऊपर लॉगिन करते हो ना, लॉगिन कब करते हो, जब आपका अकाउंट बना हुआ होता है। तो बहुत सारे बच्चे भी डायरेक्टली बैठ के ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना स्टार्ट कर दोगे। अरे भाई तुम्हारा ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे नहीं चाहिए, भाई तुम्हारे पास अभी अकाउंट ही नहीं बना हुआ एनईडी का। तो पहले क्या करेंगे, पहले देखो हमें साइन अप करना है। तो सबसे पहले मैं साइन अप के ऊपर जाऊंगा। देखो इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भाई हमेशा कंप्यूटर को यूज करो, खुदारा लैपटॉप मोबाइल से बैठ के फॉर्म फिल करने वाली फनकारी ना करो। अगर आपके घर पे लैपटॉप या पीसी नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। आपके इलाके में जो भी डॉक्यूमेंटेशन शॉप है वहां चले जाओ, वो आपसे 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए इस तरीके से पैसे चार्ज करेंगे, मगर उनके लैपटॉप के ऊपर बैठ के, उनके कंप्यूटर के ऊपर बैठ के खुदारा फॉर्म फिल करो। फॉर्म फिल करते हुए आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सिर्फ आपको पिक्चर चाहिए होगी और कुछ नहीं रिक्वायर्ड होता, सही है ना। सिंपल तरीके से हमने क्या करना है, ये तमाम बातों के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। एक बेसिक बात लिखी हुई है कि भाई अपना नेम, ईमेल एड्रेस, जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर है, आपने उसके हिसाब से अपने नेम और फादर का नेम डालना है जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे डाला हुआ है। स्पेलिंग वगैरह रीचेक कर लेनी है, क्योंकि बाद में एडिट नहीं हो सकेगी। आपने प्रॉपर्ली अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आप ताल्लुक रखते हो, यानी कि आप कराची बोर्ड है, आगा खान बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, आपके पास ए लेवल्स है, आप सक्खर बोर्ड से हो, नवाब शाह बोर्ड से हो, मीर प्रो खासो का जौन सा भी बोर्ड है उस बोर्ड को लिखना है। अप्रोप्रिएट एडमिशन कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, इसको मैं आगे चल के दिखा देता हूँ क्या कौन सी अप्रोप्रिएट कैटेगरी है। अच्छा आगे कहता है कि भाई गाइडलाइंस को पढ़ लीजिएगा, मैं गाइडलाइंस आपको साथ साथ वैसे ही बता देता हूँ। फोटोग्राफ की बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफ अक्सर रिजेक्ट हो जाती है बच्चों की। एक तो हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े फनकार के बच्चे बैठे हुए होते हैं माशाल्लाह से, अपने मोबाइल के जो है ना 33x10 के कैमरे से पिक्चर खींच के अपलोड कर रहे होते हैं, फिर बेटा वो पिक्चर रिजेक्ट हो जाती है। फिर दूसरी दफा रिजेक्ट करते हैं, फिर रिजेक्ट हो जाती है, फिर वो उनका अकाउंट बैन हो जाता है, अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। अकाउंट ब्लॉक होगा फिर एनईटी जाके आपको एडिट करवाना पड़ता है। तो भाई पिक्चर खुदारा एक किसी फोटोग्राफर के पास चले जाएं, उससे पिक्चर खिंचवा के लेकर आ जाएं, और उसको बोले कि वो आपको ईमेल कर दे। और फिर नेट के ऊपर वेबसाइट्स होती है साइज रिड्यूसर वाली, मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा अभी। अच्छा अभी हम पहले चलते हैं फॉर्म फिल करने के ऊपर, प्रोसीड करता हूँ मैं इसको। प्रोसीड करने के ऊपर सबसे पहले मुझसे बोलेगा कि भाई आपका नेम क्या है। भाई मेरा जो नेम है माशाल्लाह से ये है मोहम्मद हाशिम जिया, सही है ना भाई। मैंने स्पेलिंग चेक कर ली भाई, डबल है आई नहीं आएगा, एक आ जाएगा, मैंने स्पेलिंग चेक कर ली। मेरे फादर का नेम क्या है भाई, एज पर दी एसएससी इक्विवेलेंट मार्कशीट, यानी कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर या ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी के ऊपर आपका क्या नॉर्मल नाम लिखा हुआ था। भाई मेरे फादर का नाम है जियाउल हक, सही है ना भाई। फादर नेम इज जियाउल हक, ओके। ईमेल एड्रेस क्या है मेरा, मेरा ईमेल एड्रेस है मैथफ्लिक्स बाय हाशिम जिया, और ऑब्वियसली ओरिजिनल ईमेल एड्रेस आई विल नॉट बी टेलिंग यू गाइस। सो माय ईमेल एड्रेस इज मैथफ्लिक्स बाय hashimzia@gmail.com, हम इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर काम करेंगे। अच्छा भाई मुझसे कहता है मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं मासूम सा वैसे आदमी, चलो सही भी बता दूंगा तो मुझे मसला नहीं है, मगर चलो मैं रैंडमली बता देता हूँ। 28 दिसंबर 1990 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। ऑल्दो इतना बड़ा नहीं हूँ भाई, मैं इससे काफी छोटा हूँ, आई एम अ यंग गाय। चलो खैर,
अब आगे कहता है कोड डालना है। देखो ये कोड इसलिए होता है क्योंकि ताकि कोई रोबोट बैठ के नहीं फॉर्म फिल कर रहा है, तो रोबोट्स को रोकने के लिए ये फॉर्म के अंदर क्या डाले जाते हैं, कोड्स डाले जाते हैं। भाई सिंपल तरीके से मैंने कोड को यहाँ पे डाल दिया, इसको सबमिट करवाते हैं, सबमिट करवा। देखो भाई सबमिट जब करवा दिया ना मैंने, तो इसने मुझसे कहता है भाई यूजर आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंट ऑन योर गिवन ईमेल एड्रेस मैट्रिक्स बाय hashemzaid@gmail.com, काइंडली चेक योर इनबॉक्स, स्पैम, जंक, प्रमोशन फोल्डर, कहीं ना कहीं ईमेल आपके पास आई हुई होगी। तो मैं सिंपल तरीके से क्या करता हूँ, मैं अपने अकाउंट के ऊपर जाता हूँ, अपनी जीमेल के ऊपर, कह रहा है कि भाई अब मैंने साइन अप कर दिया है, तो ये मुझसे फरमा रहा है कि यार आपके जो है ना जीमेल के ऊपर हमने आपको ईमेल दे दी है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, कि हमारे ईमेल के ऊपर उसने आईडी और पासवर्ड हमें भेज दिया है। तो सिंपल तरीके से मैं अपनी जीमेल के ऊपर जाऊंगा, जीमेल इनबॉक्स के ऊपर से है ना, मैं अपने सिंपल जीमेल इनबॉक्स के ऊपर जाऊंगा। अच्छा एक चीज जहन में रखिएगा, हमारे पास इतने बड़े बड़े माशाल्लाह से फनकार होते हैं कि वो जो ईमेल आईडी डालते हैं ना, वो ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल के बैठे होते हैं। भाई अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड आप भूल गए ना, फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा एक सीएनआईसी के ऊपर, एक बे फॉर्म के ऊपर आप एक ही दफा फॉर्म फिल कर सकते हो। तो भाई ये मेरे पास देखो एनआईटी की तरफ से ईमेल आ गई है, तो मैंने सिंपल तरीके से मेरी यूजर आईडी किया है मैथलिक्स में हाशिम जिया। अच्छा एक चीज का और ख्याल रखिएगा, एक प्रोफेशनल बात आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि मैं आपको उस्ताद हूँ, एक बड़ा हूँ, प्रोफेशनल वर्ल्ड पे काम कर चुका हूँ। तो देखो अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी ईमेल आईडीज को डाल देते हैं प्रिंस हाशिम, सलमान खान विद हाशिम, इस तरीके की ईमेल आईडीज हमारी मार्केट के अंदर बहुत एग्जिस्ट करती हैं। तो भाई ये चीज अपने जहन में रखिएगा, आप जो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल रहे हो ना, अगले 4 साल तक वही ईमेल आईडी आपकी हर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर होगी, हर ऑफिशियल जगह के ऊपर आएगी। अल्लाह करे आपको कल को एडमिशन मिलेगा, तो इस तरह की जो ईमेल आईडीज होती है ना, प्रिंसेस आमना, प्रिंसेस क्वीन, बाबा की लाडली, तो भाई इस तरह की ईमेल आईडीज से आपने जरा दूर रहना है। ये फनकारी वाले काम गली मोहल्ले के लिए आप सही रहते हैं, अगर ये प्रोफेशनल व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, वहां पे सारी फनकारी नहीं की जाती कि प्रिंसेस हेलो, प्रिंसेस हम्माद वाले है ना भाई, प्रिंसेस कुड़ियां, तो इस तरह वाले काम नहीं करने। एक मासूम सी आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, अच्छी सी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ईमेल आईडी एक अच्छी सी क्या होगी, हाशिम जिया 123@gmail.com, एक अच्छी ईमेल आईडी अपनी बना के रखो, उसके जरिए अप्लाई किया करो, खराब ईमेल आईडी नहीं यूज करनी। तो खैर वापस आते हो, मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाली यूजर आईडी के अंदर, और पासवर्ड, मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट करा। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि भाई वो अपना पासवर्ड भूल जाते हैं चेंज करने के बाद। तो भाई पासवर्ड या तो आप चेंज ही ना करें, क्योंकि भाई आपके पास एक पासवर्ड आपकी ईमेल के ऊपर ये भेजा हुआ है ना, इसको अपने पास सेव करके रखो ईमेल को बस। तो भाई जब भी आपको एनआईटी का ये अकाउंट ओपन करना हो, तो इस ईमेल को ओपन करो, अपना पासवर्ड अपनी आईडी देखो, जाके अकाउंट ओपन कर दिया करो। कभी भी पासवर्ड खुद से चेंज मत किया करो, पासवर्ड चेंज करोगे ना, तो भी अगर आप पासवर्ड भूल गए ना उसको रखने के बाद, तो आपके लिए अजाब बन जाएगा, फॉरगॉट पासवर्ड करना और ब्ला ब्ला करना। तो खैर वापस आते हैं, तो मैंने अपना आईडी भी डाल दी, पासवर्ड भी डाल दी, अब इमेज कोड डालूंगा। अब देखो ये वापस से इमेज कोड क्या है, भाई ये इमेज कोड आ रहा है M9ME5 इसने डाल जाता है ताकि रिपोर्ट वगैरह कोई और स्पैम ना हो रहा हो, सही है ना। अब देखो भाई मेरा सिंपल तरीके से माशाल्लाह से क्या हो गया, मेरा ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। ये पोर्टल अब हमें फिल आउट करना है। कैसे फिल आउट करेंगे, सबसे पहले हमें अपना एक पर्टिकुलर बोर्ड सेलेक्ट करना है। देखो इसमें टोटल 7 स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स हैं। आप जब तमाम स्टेप्स को पूरा करते करते जाओगे, नेक्स्ट स्टेप उसी वक्त ओपन होगा जब आपने प्रीवियस स्टेप को कंप्लीट किया होगा, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर रिमेंबर दिस थिंग, आपको अपना बोर्ड बहुत तरीके से सही वाला डालना है। कैसे डालते हैं, क्या करते हैं, सब बताऊंगा। सेकंड नंबर के ऊपर याद रखिएगा, जब आप फीस वगैरह पे कर दोगे, तो 8 स्टेप जो होगा उस वक्त सिर्फ ओपन होता है जब आपकी फीस पे हो जाती है। फीस पे होने के बाद जब एनईडी अपने टेस्टों को अनाउंस करेगा, तो उस वक्त आपका एडमिट कार्ड आएगा तमाम बच्चों के साथ ही, सही है ना बेटा। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि भाई फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग में नीड नहीं है। कोशिश किया करें कि जब एनईडी के एडमिशन अनाउंस हुए, तो जो लास्ट डेट है, जैसे इस दफा की लास्ट डेट है 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल से थोड़ा अरसा पहले, 10-15 दिन पहले या 10 दिन पहले आप फॉर्म फिल करें, ताकि आपको जरा एंड की डेट्स के अंदर टेस्ट मिले। अब देखो सबसे पहले मैं जाऊंगा बोर्ड या ग्रुप के ऊपर। अब देखो बोर्ड का मतलब क्या है, आपका इंटरमीडिएट बोर्ड क्या है। आपका हमेशा याद रखिएगा, एनईडी में आपको एडमिशन आपके इंटरमीडिएट बोर्ड के हिसाब से मिलेगा, डोमिसाइल के हिसाब से नहीं मिलेगा। एनईडी के अंदर अगर आप मेरिट की कैटेगरीज पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो भाई उसके लिए सिंध का डोमिसाइल होना कंपलसरी है। मगर बोर्ड जो होगा ना, आपको सीट आपके बोर्ड के हिसाब से मिलती है, बोर्ड के हिसाब से। लेट सपोज कराची बोर्ड है, मीरपुर खास बोर्ड है, आ खान बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, ए लेवल्स ओ लेवल्स का बोर्ड है, या फिर नॉमिनीज और बलूचिस्तान है, कश्मीर है, पंजाब है एंड सो ऑन, सही है ना। तो भी सबसे पहले मैंने अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, मेरा बोर्ड कौन सा है। अब देखो यहाँ पे सारे बोर्ड्स की लिस्ट है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची है, हैदराबाद बोर्ड है, मीरपुर खास है, सखर है, लाड़काना है, नवाबशाह है,
फेडरल बोर्ड ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो फेडरल बोर्ड का बच्चा होता है, फेडरल बोर्ड ऑफ पाकिस्तान, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनका जो फेडरल होता है, आ खान बोर्ड है, जियाउद्दीन बोर्ड है, ए लेवल इंस्टीट्यूट जो पाकिस्तान में लोकेट कर रहे हैं, या फिर अगर इनमें से कोई भी बोर्ड नहीं है तो फिर 12 ग्रेड एंड अदर इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन पाकिस्तान, यानी कि एफएससी इन पंजाब, पंजाब बोर्ड जो आ रहा है, सही है ना। इसी तरीके से 12 ग्रेड इंस्टीट्यूट लोकेटेड ओवरसीज, यानी कि कोई दुबई में बैठा हुआ है, उसका 12 ग्रेड का कोई स्कूल था तो उसने वो डाल दिया। इंस्टीट्यूट लोकेटेड ओवरसीज, यानी कि जो ए लेवल्स के बच्चे जो बाहर मुल्क में रहते थे, बाहर मुल्क से उन्होंने ए लेवल दिया था, पाकिस्तान आके एनडी में एडमिशन लेने की ख्वाहिशमंद है। और ऐसा बोर्ड बोर्ड अदर देन कराची, आखान, जियाउद्दीन, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर, यानी कि वो बोर्ड इनके अलावा, इन तमाम बोर्ड्स के अलावा भी अगर नमूना बोर्ड एग्जिस्ट करो तो यहाँ पे आएगा। और जो बच्चे डीई बेसिस पे अप्लाई कर रहे होते हैं, सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पे अप्लाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरा कराची बोर्ड में, कराची बोर्ड पे अप्लाई कर दिया। अच्छा भाई, अब ये मुझसे पूछेगा आपका ग्रुप क्या है। आप प्री इंजीनियरिंग बेसिस पे अप्लाई करो, प्री मेडिकल के ऊपर, कंप्यूटर साइंस के ऊपर, कॉमर्स के ऊपर, आर्ट्स के ऊपर। याद रखिएगा भाई, हर बोर्ड की अपनी कैटेगरीज होती है, हर बोर्ड की अपनी सीट्स होती है, आपको वही सीट्स मिलेगी एट द एंड ऑफ द डे जिस पर आपने सिलेक्शन करी होगी, सही है ना। अच्छा, लेट सपोज मैं प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं, मैंने प्री इंजीनियरिंग में अप्लाई कर दिया। अब ये मुझसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा है, भाई तुम्हारा डोमिसाइल सिंध का या सिंध से बाहर का है। डोमिसाइल अभी जमा नहीं करवाना ना, डन, डोमिसाइल अभी आपको बना के देना है। आपसे पूछ रहे डोमिसाइल कहाँ का। डोमिसाइल कहते हैं आपकी रिहाइश कहाँ की थी परमानेंटली, आपके माँ बाप की पैदाइश कहाँ पे थी, उनकी रिहाइश कहाँ पे थी। फॉर एग्जाम्पल मैं कराची में पैदा हूँ, मेरे माँ बाप कराची में पैदा हुए, आई हैव अ डोमिसाइल ऑफ सिंध, मैं सिंध का रिहायशी हूँ, मैं सिंध का शहरी हूँ, सही है ना। अगर कोई बंदा, ऐसे भी होते हैं कुछ बच्चे जो कराची में पैदा हुए होते हैं मगर उनका डोमिसाइल पंजाब का होता है, तो याद रखिएगा फिर आपको एनी सिटी आउटसाइड सिंध लिखना पड़ेगा, सही है ना। और फिर आप इन्हीं पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपने डेढ़ होशियारी करी यूनिवर्सिटी वालों के साथ कि आपका डोमिसाइल सिंध का नहीं था, और आपने झूठ बोला कि आपका डोमिसाइल पेशावर का नहीं है और आपका डोमिसाइल सिंध का है, कराची का है, तो भाई एनईटी वालों की वजह, आप सबमिट करवाते हो ना डॉक्यूमेंट, उसकी वेरिफिकेशन होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। क्रॉस एग्जामिनेशन हुई तो अगर आपने झूठ बोला होगा तो आपकी जो एडमिशन फीस होगी, जो एनरोलमेंट फीस होगी, कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। यू विल बी रेस्ट्रिक्टेड, यू विल बी बैन्ड इन ऑर्डर टू अप्लाई। आप पाकिस्तानी किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते अगले 3 साल तक। ये प्रॉपर जुर्म है, सही है ना। सिमिलरली अगर सेल्फ अप्लाई किया हुआ होगा तो 8 लाख 10 लाख रुपए जो भी आपने पे करे थे वो भी नहीं मिलेंगे। तो आपको हमेशा सच बोलना है कि भाई आपने किस जगह से आपका डोमिसाइल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई मेरे पास सिंध का डोमिसाइल है, तो मैंने एनी सिटी इन दी सिंध के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये मुझसे बोल रहे हैं किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। अब जरा इस चीज को बहुत तरीके से समझिएगा, कैटेगरीज को। अब देखो, अगर मैं कराची बोर्ड पे अप्लाई करता हूँ या लेट सपोज मैं मीरपुर खास बोर्ड पे अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास ये कैटेगरीज आ रही है, सही है ना। आपने कैटेगरीज को बहुत तरीके से देखना है, कैटेगरीज कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कराची बोर्ड पे अप्लाई कर रहा हूँ, देखो मेरे पास कौन कौन सी कैटेगरीज, आप मल्टीपल कैटेगरीज पे एक साथ अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं प्री इंजीनियरिंग का हूँ और कंप्यूटर साइंस का जो बच्चा होगा वो R1A पे क्लिक करेगा, सही है ना। R1F होता है डिसेबल पर्सन के, लिखा हुआ है, सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कुछ आसमान से उतर रहा है। डिसेबल पर्सन का मतलब क्या भाई, आपकी टांग में कोई लंगड़ाई है, आपकी उंगली नहीं है, कुछ नहीं है, आप इस कैटेगरी पे अप्लाई कर सकते हो। देयर विल बी चांसेस कि आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे, सही है ना। अच्छा, इन्होंने आगे उसको डिफाइन कर दिया कि भाई candidates having disability other than blindness, deafness, or dumbness. Candidates should acquire certificate disability from the Department of Empowerment of Persons with Disabilities. This is also required to appear before medical board at university. यानी कि इन्होंने कहा है कि भाई फनकारी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने झूठ बोला कि तुम्हारे पे डिसेबिलिटी नहीं है तो भाई तुम्हें एक मेडिकल एग्जामिनेशन में भी अपेयर करवा रहे होंगे। अच्छा, जो बच्चे हिंदू कम्युनिटी से होते हैं, सिख कम्युनिटी से होते हैं, तो रिलीजियस माइनॉरिटी भी कर सकते हैं। देखो इसका फायदा क्या होगा, आप जितनी मल्टीपल कैटेगरीज पर अप्लाई कर रहे हो तो भी आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, फिर आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स आपको मिलने की चांसेस होती हैं कि आपके मतलब चांसेस हो सकते हैं ना मिलने के भाई। तो अगर रिलीजियस माइनॉरिटी है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई आपके पास और माइनॉरिटी आ रही है, उस पर अप्लाई कर दो तो फायदा क्या होगा कि बेटा, फायदा ये होगा कि भाई आप अगर उस कैटेगरी की सीट्स अवेलेबल है आपके मेरिट नंबर के ऊपर तो आपको हो सकता है उस पर अच्छी सीट भी मिल जाए, सही है ना। अच्छा, रूरल एरियाज ऑफ सिटी कराची। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो कराची के देही इलाके हैं, जैसे कराची के मलीर के आगे का इलाका हो गया, गोड का इलाका हो गया, तो ऐसे इलाके रूरल एरियाज, औरंगी हो गया, औरंगी हो गया, दी आर नॉट कंसिडर एज रूरल एरियाज ऑफ कराची, है ना। रूरल एरियाज का मतलब क्या है, आप कराची से मुजफ्फरपुर इलाके में रहते हो, किसी गोट में रहते हो, तो आप कच्ची बस्ती में रहते हो, आप अवान बस्ती में रहते हो, रूरल एरिया है, तो आप उसकी बेसिस के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, आपको अलग से सीट्स उसकी अवेलेबल है, तो आपको वहां पे हो सकता है। अच्छा भाई, रियल सन्स एंड डॉटर ऑफ एनआईटी यूनिवर्सिटी टीचर कैटेगरी होती है, रियल सन्स एंड डॉटर्स ऑफ एनआईटी यूनिवर्सिटी टीचर्स। तो भाई अगर तो आपके वाले साहब कभी ना कभी एनआईटी में पढ़ाते रहे, आप इस कैटेगरी पे अप्लाई कर सकते हो। बाय द वे, व्हेन आई वाज अप्लाइंग एट माय टाइम इन एनआईटी यूनिवर्सिटी, मैंने कभी इस पे अप्लाई नहीं करा था, ऑल्दो माय फादर वाज टीचर बैक इन असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट, मैंने इस पे अप्लाई कर नहीं करा था। खैर वापस आते हैं। रियल सन एंड डॉटर ऑफ द नॉन टीचिंग स्टाफ, यानी कि आपके फादर कोई एनआईटी के अंदर वर्क कर रहे हैं, कोई काम करते हैं। R9 इज द आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। अच्छा, इसके ऊपर कुछ बच्चों का डाउट होता है, मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे, क्वेरीज आ रहे थे, सर अगर हम स्पोर्ट्स का कोटे के ऊपर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। भाई स्पोर्ट्स के कोटे के ऊपर आपको सीट उस वक्त मिलेगी इफ यू आर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, आपने नेशनल लेवल के ऊपर, वर्ल्ड लेवल के ऊपर
आपने सिटी लेवल के ऊपर या अपने आप प्रोविंशियल लेवल के ऊपर किसी टीम को हिस्सा बने हो, प्रॉपर टीम का। ये नहीं कि तुमने गली मोहल्ले की टीम का हिस्सा बने गए थे या स्कूल की टीम के ऊपर जाके तुमने खेल लिया था, तुमने नेशनल लेवल के ऊपर अगर कुछ जाके खेला है तो भाई यहाँ पे आप आओगे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन के ऊपर। आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, चीजें होनी चाहिए, तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, आप इस कैटेगरी के अंदर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, नॉमिनीज ऑफ यूईटी लाहौर टेक्सला का मतलब क्या है कि भाई वो बच्चे जिन्होंने यूईटी लाहौर का टेस्ट, जो भी ईकेट का टेस्ट हुआ था, उन्होंने टेस्ट क्लियर करा, क्लियर करने के बाद अगर वो यूईटी नहीं जाना चाहते, वो एनईटी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस बेसिस के ऊपर वो यूईटी लाहौर से, यूईटी टेक्सला से, यूईटी पेशावर से वो एक सर्टिफिकेट बनवाते हैं कि भाई मैं यूईटी के बेसिस के ऊपर यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहा हूँ, तो इस कैटेगरी पे अप्लाई करते हैं। अच्छा भाई एसएफए, अच्छा अब ये एसएफ वाली जितनी फील्ड्स होती है ना, सारी की सारी बेटा स्पॉन्सर्स की फील्ड्स होती हैं। अब देखो इस दफा माशाल्लाह से जो नॉर्मल सेल्फ फाइनेंस की फीस है वो 8,25,000 रुपए है, और ये टेस्ट से पहले सबमिट करवानी है। ऐसा नहीं कि मजाक मस्ती में तुमने एसएफए को टिक कर दिया, तो याद रखिएगा एसएफए को टिक कर दिया ना आपने, सेल्फ की किसी भी फील्ड को अगर आपने टिक कर दिया, तो भाई आपका जो चालान निकल कर आएगा ना, उसमें जो चालान की फीस होगी 4,000 4,500, उसके साथ सेल्फ की फीस भी लग के आएगी। तो बच्चों के तोते उड़ जाते हैं, सारे 8.5 लाख रुपए का चालान आ गया। अरे भाई 8.5 लाख रुपए का चालान इसलिए आया कि आपने स्पॉन्सर या सेल्फ को टिक कर दिया था। तो भाई सेल्फ या स्पॉन्सर की फीस टेस्ट से पहले पे करनी है। कुछ बच्चों के जहन में डाउट होता है, सर मैं अगर टेस्ट को दे दूं, टेस्ट के बाद अगर मेरा टेस्ट का स्कोर अच्छा ना आए, फिर सेल्फ या स्पॉन्सर पे अप्लाई करूं। भाई मैं एक ही बोर्ड को इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ, सारे बोर्ड के अंदर सेम हिसाब रहेगा। तो याद रखिएगा टेस्ट के बाद भी एनईटी अलाउ करता है सेल्फ या स्पॉन्सर, मगर जो सीट्स बच जाती है सिर्फ उनके लिए होता है, यानी कि जो कचरा बच जाता है ना, खाली उनके लिए वो सेल्फ स्पॉन्सर की फीस अलाउ करता है, दोबारा से एडमिशन ओपन करता है सेल्फ स्पॉन्सर के ऊपर। अदरवाइज जितने सेल्फ स्पॉन्सर की नॉर्मली स्टूडेंट्स होते हैं ना, उसमें होता क्या है कि भाई जैसे जैसे एनईटी में एडमिशन होते जाते हैं तो सेल्फ स्पॉन्सर की सीट खत्म होती जाती है, और जब कुछ सीट लास्ट की बच जाती है, जो नॉर्मल सीट बच जाती है आखिर की एंड की, उस पर एनईटी दोबारा सेल्फ स्पॉन्सर इसने अप्लाई करना अप्लाई कर सकता है। इसीलिए अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर का माइंड बना रहे हो तो पहले बनाओ। अच्छा देखो आपके पास जो ये आ रहा है ना, ये आपके पास कौन सा, अगर आप प्राची बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आप सेल्फ पे अप्लाई कर रहे हो इधर प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, तो आपको ये वाली चीज करनी है। प्री मेडिकल वाले के लिए कोई सेल्फ की कैटेगरी अवेलेबल नहीं है। अच्छा भाई लेट सपोज एक बच्चा है, वो अप्लाई कर रहा है हमारे पास फॉरेन कैंडिडेट्स, अफगान कैंडिडेट है या फॉरेन कैंडिडेट है, मगर उसका हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से उसको फॉरवर्ड की गई है समरी, उस सूरत के अंदर उसकी सेल्फ फाइनेंस की फीस होगी 10 लाख रुपए समथिंग। अच्छा भाई रियल सन्स एंड डॉटर ऑफ एनईडीएन लाइफ मेंबर, जो भी बच्चा रियल सन एंड डॉटर है एनईडीएन लाइफ मेंबर का, यानी कि उसके माँ बाप एनईडी के पढ़े हुए थे, तो भाई उसकी जो सेल्फ फाइनेंस की फीस होगी 10 लाख रुपए होगी। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई उसके अंदर सीट्स जो है ना है मौजूद है, और कम बच्चे होते हैं तो ऑब्वियसली आराम से अच्छी डिपार्टमेंट मिल जाता है। मगर इसमें कंडीशन ही होनी चाहिए आपके वालिदैन एनईडी के ग्रेजुएट्स होने चाहिए, वालिद या वालदा। सही है ना भाई? तो भाई अभी मैं इसमें अप्लाई कर सकता था अपने जमाने में, मैंने इसमें भी नहीं किया था भाई। अच्छा रियल सन एंड डॉटर ऑफ द प्रोफेशनल इंजीनियर, ऑब्वियसली 10,05,000 इसकी भी फीस है। इसी तरीके सारी कैटेगरी लिखी हुई है कि डॉटर एक्सपर्ट्स पाकिस्तान, यानी कि जो बाहर रह रहे हैं पाकिस्तानी, उनके जो बच्चे अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं उस सूरत में ये है। अच्छा नॉमिनीज ऑफ डिंशा फैमिली, डिंशा फैमिली वो फैमिली जिसने एनईडी यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी, नादिर शाह डिंशा पाशा, हु वाज अ पर्सन जिसने एनईडी यूनिवर्सिटी को बुनियाद डाली थी। और एनईडी का मकसद भी, एनईडी का जो नाम है नादिर शाह इडल शाह डिंशा होता है। तो डिंशा फैमिली की एनईडी के अंदर सीट्स स्पॉन्सर्ड की भी होती है, नॉर्मल सीट्स भी अवेलेबल होती हैं, तो भाई उनकी भी सेल्फ की उनकी फीस है। अच्छा ये सारी सीट्स तो नॉर्मल आ रही है, असल सीट जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, वो आती है स्पॉन्सर की, SF11। भाई एक बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, अब स्पॉन्सर और सेल्फ में डिफरेंस क्या होता है इसको भी समझ लो। बेटा देखो, एक स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, उसको सेल्फ पे भी अप्लाई करना है, उसको स्पॉन्सर पे भी अप्लाई करना है। देखो बेटा सेल्फ के ऊपर आपके पास लेट सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर 78 मेरिट के ऊपर क्लोज हो रही होगी। स्पॉन्सर के ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होगी, 74 75 तक क्लोज हो रही होगी। तो स्पॉन्सर के ऊपर थोड़ी और मेरिट कम होता है। मगर स्पॉन्सर की देखो फीस कितनी है, 10,25,000 रुपए। सेल्फ की फीस कितनी है, 8,25,000 रुपए। और मेरिट के ऊपर कोई फीस नहीं है, मेरिट के ऊपर सिर्फ टेस्ट की फीस है नॉर्मली 4,500 रुपए, सही है ना? अच्छा आपको ये फीस जो होती है टेस्ट से पहले सबमिट करवानी है। कैसे सबमिट करवाते हैं भाई, आप एक ड्राफ्ट बनाते हैं रजिस्ट्रार एनईडी के नाम के ऊपर, और उसके बाद उसको फिर एनईडी जब अपनी टेस्ट की फीस चालान सबमिट करवाते हैं, साथ ही सबमिट करवानी होती है। और अगर कल को आपका टेस्ट फेल हो जाए, या कल को आपने सेल्फ के ऊपर एडमिशन नहीं लिया, मेरिट पे एडमिशन लिया, तो उस सूरत में आपको आपके पैसे वापस रिफंड हो जाते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, फॉर्म आपको फिल करके सबमिट करवाना होता है और आपके पैसे रिफंड हो जाते हैं। मगर उस वक्त रिफंड होंगे अगर आपने सेल्फ पे एडमिशन नहीं लिया, या आपने एनईडी में एडमिशन ही नहीं लिया, या फिर आपने टेस्ट ही फेल कर दिया। टेस्ट क्लियर करना है भाई, ऐसा नहीं है कि 10 लाख रुपए देने के बाद तुमने अब्बा के पैसे दिखा रहे हो, 10 लाख रुपए मैंने दे दी तो मुझे एडमिशन मिल ही जाएगा, नहीं। एडमिशन इसमें भी नहीं मिलेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट इसमें भी अच्छा खासा होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट स्पॉन्सर पे भी 75 74 होगा। ये नहीं समझिएगा कि भाई अगर मैंने अब्बा के 10 लाख 11 लाख रुपए दे दिए तो शायद मजे में आ गया। मेरे पास तो ऐसे से लोगों के मैसेज आते हैं, सर वो 10 लाख रुपए सबमिट करवा रहा हूँ, क्या सिविल इंजीनियरिंग मुझे साइन मिल जाएगी? 50 मेरे नंबर 49 आया, नहीं मिलेगी बेटा। आपको टेस्ट हर सूरत में क्लियर करना है। तो रिमेंबर दिस थिंग, एक चीज ध्यान में रखिए कि भाई अगर आप सिंपल तरीके से
सेल्फ या स्पॉन्सर की फीस पे कर रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास और आता है बड़े मजे का, कि सर मैं सेल्फ और स्पॉन्सर दोनों पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे क्या 17 लाख रुपए फीस देनी होगी? नहीं। अरे भाई अल्लाह के बंदे, नहीं। आप अगर सेल्फ और स्पॉन्सर दोनों पे अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आप सिर्फ स्पॉन्सर की फीस देंगे, क्योंकि स्पॉन्सर के अंदर ही सेल्फ शामिल है ना। तो जाहिर सी बात है, आप सेल्फ या स्पॉन्सर में से कोई एक ही सीट लोगे, जाहिर सी बात है ना, आपको सीट तो एक ही लेनी है ना किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर। तो भाई आप सिर्फ 10,25,000 रुपए सबमिट करवाओगे और फिर टेस्ट की फीस सबमिट करवाओगे, 4,500 रुपए फॉर्म की फीस है। तो भाई आपका क्या होगा, सेल्फ और स्पॉन्सर दोनों उसमें शामिल हो गए। मगर अगर आप सिर्फ सेल्फ फाइनेंस लोगे तो स्पॉन्सर आपका टेक नहीं होगा। स्पॉन्सर की फीस कितनी है? 10 लाख रुपए, सही है ना। तो 10 लाख के अंदर ये वाले मजे ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 8 लाख वाले, सही है ना बेटा जी, ध्यान में रखिएगा। और जो बच्चे सेल्फ या स्पॉन्सर किसी भी नहीं अप्लाई कर रहे, वो सिर्फ R1A की कैटेगरी पे सेलेक्ट करेंगे, बाकी किसी को सेलेक्ट मत कर देना भाई। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर आर कैटेगरी का मतलब होता है ओनली एनईटी एंट्री टेस्ट। भाई इस पे क्लिक मत कर दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए नहीं होती है। इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट एक्सपेक्टिंग टू बी नॉमिनेटेड अगेंस्ट रिजर्व सीट अंडर कैटेगरी R10A, R10B, R12A, R12B। यानी कि भाई ये वो बच्चे हैं जो डिंशो फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो स्पेशल कैटेगरी के बच्चे हैं। ये आपके लिए नहीं है, इसमें इन्होंने बड़ा बड़ा एक एक बात लिखी हुई है कि भाई आर कैटेगरी के अंदर सिर्फ वो बच्चे आएंगे जो डिंशो फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से 10B के अंदर दूसरी कैटेगरी है, SS इंटरनेशनल कैटेगरी है हमारे पास, ये अलग हमारी कैटेगरी आ रही है, जो कि भाई एनआईटी के मेजर डोमिनेटेड फंडर्स पे, ये उनकी कैटेगरीज है। 12 भी इसी तरीके की और लोगी कैटेगरी है। कहने का मकसद ये है कि भाई आपने आर के ऊपर सेलेक्ट मत कर देना। कुछ बच्चे होते हैं माशाल्लाह से आर कैटेगरी फिल करके आ जाते हैं, भाई आर कैटेगरी फिल नहीं करना। आपने अपने बोर्ड के हिसाब से कैटेगरी पहले सेलेक्ट करनी है, फिर आपने सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर देखना है जो आपके बोर्ड के हिसाब से। आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं चेक करवा देता हूँ आपको, ए लेवल्स का बच्चा, ये रहा ए लेवल्स के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो ए लेवल्स के ऊपर क्या होता है। ए लेवल्स के ऊपर कैटेगरी मेरी R4A होती है, प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के लिए, सही है ना। अगर मैं प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस दे रहा हूँ तो मेरी R4A होगी, और R4B होगी। यहाँ पे कहीं R4B नहीं आ रही मेरे पास, कहाँ है भाई? अच्छा, मैंने प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट करा था, दैट्स द रीजन मेरे पास प्री मेडिकल की कैटेगरी नहीं आ रही, वरना प्री मेडिकल की होती है R4B। तो कहने का मकसद क्या है कि देखो मैं R4A सेलेक्ट करूंगा अगर मैंने ए लेवल्स प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है। और इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस में देखो SF4 होगी मेरी, यही वही, और SF11 होगी मेरी किसके लिए? स्पॉन्सर की कैटेगरी के लिए, सही है ना बेटा। तो मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ करना क्या, मैंने दोनों पे कर दिया, सही है ना। अब मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, कैटेगरीज को मैंने बहुत डिटेल में इसलिए समझाया क्योंकि सबसे क्रूशियल पार्ट आपके पूरे के पूरे फॉर्म के अंदर यही वाला है। याद रखिएगा, अगर आपने गलती से भी गलत कैटेगरी पे फॉर्म फिल कर दिया तो भाई आपके लिए मसले मसाइल हो जाएंगे, कल को आपको फील्ड नहीं मिलेगी। आप वहां पे चीखे चलाते रह जाओगे, सर मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर है, मेरी कैटेगरी गलत सेलेक्ट हो गई थी, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। दूसरे नंबर के ऊपर, अगर आप सेल्फ या स्पॉन्सर के ऊपर गलती से भी टिक कर रहे हो ना भाई, तो उसकी फीस आपको टेस्ट से पहले लाजमी पे करनी पड़ जाएगी, याद रखिएगा। अदरवाइज फिर एनईटी जाके आपको सही करवाना पड़ता है कि भाई सर इसको हटा दें जरा, मेरा फॉर्म एडमिट कार्ड से इसको रिमूव करवा दें सेल्फ या स्पॉन्सर को, तो भाई आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। आप फीस चालान जमा नहीं करवा सकते, क्योंकि उसके ऊपर सेल्फ या स्पॉन्सर की फीस लग के आएगी। मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं SF11 को और मैं SF4A को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने भी प्री इंजीनियरिंग का सिखा दिया ना आप लोगों को, इंटरमीडिएट का। इसी तरीके से बाकी तमाम बोर्ड का भी होगा। मैं ए लेवल्स कैसे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक और बोर्ड का आइडिया हो जाए, सही है ना। तो मैंने अपने बोर्ड को सेलेक्ट कर लिया, मेरा बोर्ड ये रहा, मैंने बोर्ड को सेलेक्ट कर लिया, मैंने अपना करेक्ट ग्रुप डाल दिया। और मैंने, चूंकि मेरे अब्बा के पास पैसे हैं तो भाई मेरी परसेंटेज थोड़ी कम है, मेरी मेरिट थोड़ा कम है, इक्विवेलेंसी, तो मैंने अपने को चांस लेना चाहता। बाय द वे मजे की बात बताऊं, 80% मेरिट वाला भी सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर पे अप्लाई करके बैठा होता है। तो आपको क्या लगता है भाई, पैसे सिर्फ आपके घर वालों के पास नहीं है? भाई आज के दौर में हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चा अच्छा पढ़े। तो हर बच्चा जो है ना, जो 82% वाले हैं ना, उसको भी अगर सॉफ्टवेयर लेना है, वो भी सेल्फ स्पॉन्सर पे अप्लाई करके बैठा हुआ होगा, आपको पता भी नहीं होगा। भाई इस तरीके से कंपटीशन होता है दुनिया के अंदर, प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर आ रहे हो भाई, कोई आपको उंगली पकड़ के नहीं चलेगा। तो खैर मैं आगे आता हूँ। अब ये मुझसे मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता है, नाम क्या है? मैंने बोल दिया मोहम्मद हाशिम से नाम है, फादर का नाम जवाहर है। अच्छा, अब देखो ये क्या स्टेप होता है। अब जेंडर पूछ रहे हैं भाई, या तो मेल हो या फीमेल हो, आपने वो डाल दिया। देन सीएनआईसी या बेफॉर्म नंबर। देखो जो बच्चे 18 साल के हो चुके हैं उनका सीएनआईसी बन चुका होगा। जिन बच्चों का सीएनआईसी नहीं बना ना, तो अपने अम्मा अब्बा से पूछिएगा, बेटा आपका बेफॉर्म होगा घर के ऊपर? बेफॉर्म एटलीस्ट होना चाहिए, बेफॉर्म भी नहीं है तो बेटा फिर आप टेस्ट दे नहीं सकते, सिंपल सी बात है, पहले बेफॉर्म जाके बनवाओ। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर एक चीज जो मेरे पास एक और क्वेश्चन था भी हैदराबाद बोर्ड की तरफ से और वीपो खास बोर्ड की तरफ से, कि सर हमारे बोर्ड का तो अभी तक सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ही नहीं आया। तो यार मेरा इस पे इतना दिल दुखा था और मैं इस चीज को बहुत पहले से नोटिस कर रहा हूँ। तो बेटा आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपके बोर्ड की, मैं कहना नहीं चाहता यार, अफसोस, दिल बुरा होता है इस मुल्क के अंदर रहते हुए कि आप इस मुल्क में रह रहे हो, मतलब वहाँ पे एजुकेशन का मेयार ये है कि बच्चे ने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी में, 1.5 साल हो गया और बच्चे का अभी रिजल्ट ही नहीं इन लोगों ने जारी करा। मतलब भंग पी के डिपार्टमेंट जो है ना, सिंध का बैठा हुआ होता है। और लिटरली जो हाल है ना, बहुत सारी जगहों पे ऐसा ही है, हर जगह के ऊपर ऐसा ही है, बहुत सारा हाल। तो भाई जो बच्चा अभी हैदराबाद बोर्ड में बैठा हुआ है, किसी और बोर्ड में बैठा है, उसका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया और वो सेकंड ईयर के अंदर है, तो जाहिर सी बात है बेटा आप अप्लाई नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक, सही है ना। आप मैट्रिक की बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा सा इंतजार करो। आज 25 मार्च है, जाहिर सी बात है 30 अप्रैल तक फॉर्म फिल करने का टाइम है। होप सो आपका जो है ना
अप्रैल के स्टार्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर तो रिजल्ट आ जाए तो वेल एंड गुड है, उसके ऊपर हम फॉर्म फिल कर देंगे। अगर नहीं आता तो फिर मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा बाद में। वो जुगाड़ क्या होगी कि भाई आप एक्सपेक्टेड परसेंटेज डाल के अपना फॉर्म फिल करो, टेस्ट तो लाजमी तौर पे दो ना। सही है ना मेरा प्यारा बेटा? तो एक बच्चों को मेरी तरफ से क्वेश्चन देते मैंने उसको आंसर कर दिया। अब देखो, अगर तो आप 18 साल के हो चुके हो, सीएनआईसी बना हुआ है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं बना हुआ तो बेफॉर्म नंबर। याद रखिएगा, जो बेफॉर्म नंबर होता है दुनिया में वो सीएनआईसी नंबर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो सीएनआईसी नंबर है 42201, आगे आता है 808। जाहिर सी बात है सही नंबर तो नहीं बताऊंगा बेटा, मैं भी चालाक हूँ। ये मेरा सीएनआईसी नंबर है फॉर एग्जाम्पल, है ना? अच्छा, रिलीजन क्या है मेरा? मैं इस्लाम है, हिंदुइज्म है, पारसी है, बाही रिलेशन है, अहमदी है, इस्लाम है रिलेशन। सही है ना? मेरा प्रेजेंट एड्रेस क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रेजेंट एड्रेस है A36 सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी, एंड आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम आइडिया, A36 सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी, बैक साइड ऑफ तारिक रोड। तो मैं इसको एक एड्रेस डाल देता हूँ। सही है ना? सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी, मैंने एक पर्टिकुलरली अपना एड्रेस डाल दिया। मैंने अपना क्या डाल दिया? अरे कहाँ गया, कोई भाग गया मेरे पास से। सही है ना? मैंने अपना एक एड्रेस डाल दिया A36 या A39 सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी। इसको मैं कॉपी करके परमानेंट एड्रेस में भी डाल देता हूँ। टेलीफोन नंबर क्या है भाई? सिंपल क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल मेरा टेलीफोन नंबर है 0303 2785025। ये नंबर मेरा ऑलरेडी पब्लिक है, इसलिए मसला नहीं है बेटा मुझे। इसी तरीके से मेरा दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है मेरा अगेन 0303 2785025। अच्छा भाई, डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन, भाई कोई बीमारी आपको है, अल्लाह ना करे, अगर है तो भाई आप डाल दें उसको, ऑब्वियसली आपको एंटरटेन किया जा रहा होगा, आपको उसके ऊपर कोई ना कोई फायदा ही मिल रहा होगा। अगर कोई बीमारी अगर आपको एग्जिस्ट कर रही है तो आप उसको डाल सकते हैं। अच्छा, एंटर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन केस सपोर्टेड बाय द गार्जियन। अच्छा देखो, अब इस चीज में भी एक तो अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं, हालांकि बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। गार्जियन कहते हैं अगर आपके वालिद साहब हयात नहीं है, या आपके वालिद साहब आपकी कफालत नहीं करते, यानी कि फॉर एग्जांपल इफ योर पेरेंट्स आर सेपरेटेड एंड दे आर नॉट लिविंग टुगेदर, एंड योर फादर डज नॉट सपोर्ट यू, एंड एनीवन इन योर रिलेटिव्स आर इज सपोर्टिंग यू, फॉर एग्जांपल योर मामू, योर ताया, योर चाचा, तो देन ही इज योर गार्जियन। गार्जियन कहा जाता है बाप के अलावा ऐसे शख्स को जो आपकी कफालत करता हो। अगर बाप आपके वालिद साहब जिंदा है तो देन फादर इज योर गार्जियन। फादर आपके फादर है भाई, वो फादर है, वो गार्जियन नहीं है। गार्जियन कहते हैं ऐसे इंसान को जो पर्टिकुलरली आपके फादर ना हो, कोई और बंदा हो जो आपकी कफालत करे। तो इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, एंटर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन केस सपोर्टेड बाय द गार्जियन एंड नॉट फादर। तो भाई गार्जियन का नेम क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर माँ बाप सेपरेट हुए हैं, आपके डिवोर्स हुई है, फादर साहब जिंदा नहीं है, तो उस सूरत के अंदर जो भी बंदा आपकी कफालत कर रहा है ना, या आपकी वालदी कफालत आपकी कर रही है, तो उस सूरत में आप उस चीज को लिखोगे। रिलेशन विद द गार्जियन, भाई आपकी मदर है, आंट है, अंकल है। मेरे पास ये क्वेश्चन एक तो बहुत बच्चों का आता है, हालांकि सारी बातें एनडीए लिख के दी हुई है कि सर वो मेरे फादर का ऑप्शन नहीं आ रहा गार्जियन में। तो मैं अपना सर पकड़ के पूछ लेता हूँ कि बेटा इंग्लिश के अंदर तुम कैसे पढ़ सकते हो गार्जियन का मतलब क्या होता है? कि भाई ऐसा इंसान जो तुम्हारे बाप के अलावा हो। तुम्हारे अगर वालिद साहब जिंदा है तो बेटा सबसे बड़ी दुनिया की नेमत तुम्हारे कदमों के अंदर मौजूद है। सही है ना? अच्छा, अब ये देखो आगे कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन फादर या गार्जियन की बताओ। अब फादर की या गार्जियन की ऑक्यूपेशन वगैरह इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। तो अब यहाँ पे से लिखा हुआ है फादर या गार्जियन का। सही है ना? तो आपने इसको छोड़ देना है। अगर आपके फादर हयात हैं, वो जिंदा है माशाल्लाह, तो आपने इसको छोड़ देना है। सही है ना? ऑक्यूपेशन के फादर का, भाई लेट्स सपोज मेरे फादर क्या है, रिटायर्ड है, अदर है, प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सर्विस है भाई। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स का है, मतलब आपके आपके अलावा आपके घर में और कितने बहन भाई हैं, आपकी वालदा है, और कौन कौन घर में जिनकी जो आपके वालिद साहब की तनख्वाह पे पलते हैं। इसका मतलब क्या होता है डिपेंडेंट का? आपके वालिद साहब की जो सैलरी आती है उस पर कितने लोग डिपेंडेंट होते हैं, कितने लोगों का पानी खर्चा चलता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस के अंदर 4 लोग हैं, हम 3 भाई हैं, मेरी वालदा है, तो भाई वालिद साहब के ऊपर हम डिपेंडेंट कितने हैं? 4 लोग हैं। मंथली इनकम क्या है? जो भी आपकी मंथली इनकम है यहाँ पे डाल दो। फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू रफ एस्टीमेट के मंथली कुछ भी डाल दो, आपकी जो फादर की मंथली इनकम है। लेट्स सपोज आपके फादर की मंथली इनकम है 90,000। आगे वो कहता है कि भाई फादर का सीएनआईसी नंबर क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके फादर का सीएनआईसी नंबर है 422018080352। सही है नहीं? आपके फादर का है। आपके फादर का एड्रेस क्या है? तो भाई एड्रेस सिंपल तरीके से हमने डाल दिया। सेल फोन नंबर क्या है? भाई सेल फोन नंबर है फादर का। अगेन ये सारे चूंकि देखो जिस भी फील्ड के ऊपर स्टेरिक बना हुआ है ना, छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैं इनको फिल कर रहा हूँ। मेरे फादर का सेल फोन नंबर क्या है? अगेन मैं अपना दे देता हूँ आपको। वही कोई भी मसला उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। ईमेल एड्रेस क्या है? भाई मेरा ईमेल एड्रेस है, चलो अपने ही बता देते हैं भाई। ईमेल एड्रेस है मैं फ्लेक्स बाय हाशिम से, ऐसा है ना? तो ईमेल एड्रेस हमारा क्या है, बल्कि हमने सेव किया, बताया कहाँ गया हमारा, सेव था हमारा ईमेल एड्रेस। ये रहा ईमेल एड्रेस, है ना? पेरेंट या गार्जियन का रिलीजन के इस्लाम है। अच्छा भाई, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर मैं चला जाऊंगा। अच्छा, ये कह रहा है दिस फील्ड एक्सेप्ट्स ओनली, हाँ सही है ना, कोई मसला तो नहीं है। कहाँ गलती कर दी हम लोगों ने? ओके, अच्छा ये कह रहे हैं विदाउट हाइफन डालना। ओके, अब देखो जो मैंने गलती करी थी उसमें मैंने सेव ही नहीं करा था, क्योंकि मैंने सीएनआईसी के अंदर हाइफन डाल दिए थे। सही ना? सीआईसी के अंदर मैंने हाइफन डाल दिए थे। अब देखते हैं, अब ये सही कर देगा। योर गार्जियन नंबर मस्ट बी ऑफ 13। ओके, कोई मसले की बात नहीं, चलो मैंने एक नंबर डाल दिया, कोई इशू नहीं, अब ये आगे हो जाएगा। अच्छा, कह रहा है कि भाई अपने यहाँ पे सीएनआईसी नंबर्स में से जो है ना, ये हाइफन हटाओ। मैंने हाइफन एक तो डाल दिए।
गलती से जो हाइफन के साथ ही होते हैं हाइफन अपनी मर्जी से नहीं लिए थे। चलो कोई मसला नहीं है, मैंने वो चेंज कर दिया। अब ये देखो आगे बढ़ गया, मैंने सही काम कर दिया, आगे बढ़ गया। अब ये कह रहा है कि भाई प्लीज ओनली न्यूमेरिक नंबर 0 till 9 गार्जियन सेल फोन नंबर। देखो इशू आ रहा है, मैं आपके सामने इसलिए आपको करके दिखा रहा हूँ कि भाई को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इशू आ रहा है, साथ बैठ के देखो कि भाई कोई मसला नहीं है, सिंपल चीज है। कह रहा है कि भाई सेल फोन नंबर के ऊपर जो है ना तुमने हाइफन नहीं डालना था, तो मैंने सेल फोन नंबर पे हाइफन डाल दिया, इसको रिमूव कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैंने हाइफन डाल दिया था, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। और कहीं हाइफन तो नहीं डाला हुआ, नहीं डाला हुआ, अब ये होना जाना चाहिए। हाँ भाई अब देखो ये हो गया। अब ये क्वालिफिकेशन मुझसे पूछ रहा है, क्या क्वालिफिकेशन है। मैंने अपना पर्टिकुलरली मैट्रिक या ओ लेवल्स कब क्लियर किया था। भाई मैंने तो वैसे दो आपस की बात है, कब किया था भाई, मैट्रिक या ओ लेवल। लेट सपोज आपके केस में क्या होगा, आप अगर 2000 कर रहे हो तो आपने मोस्ट प्रोबेबली आपने 2020 में किया होगा, सही है ना। मैट्रिक या ओ लेवल्स का इंस्टीट्यूट क्या था, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि भाई कराची पब्लिक स्कूल था। मेरे स्कूल का नाम क्या था, कराची पब्लिक स्कूल, सही है ना बेटा। तो मैंने सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख दिया। आप कुछ भी भाई आपके जो स्कूल का नाम है वही लिखिएगा, मेरे स्कूल का नाम है कॉपी कर दिया। ऑब्टेन्ड आपके एसएससी के नंबर्स क्या थे, ये नंबर्स आपसे पूछ रहे हैं, सही है ना, परसेंटेज नहीं पूछ रहा। फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर शायद 850 था, नॉट श्योर इवन, नहीं 850 नहीं हो सकते यार। चलो 700 डाल देता हूँ मैं, सही है ना। और टोटल मार्क्स कितने थे मेरे, 850 थे, सही है ना। मैंने रैंडमली डाल दिया, मुझे याद भी नहीं मेरे कितने थे। इट वाज एन ए वन ग्रेड बट मैंने डाल दिया, सही है ना। तो भाई ऑब्टेन्ड एसएससी ओ लेवल्स मार्क्स और टोटल मार्क्स कितने थे, 850 थे। अच्छा आगे कहता है कि भाई एचएससी, अभी देखो ए लेवल्स के ऊपर ये बैन हुआ हुआ है, इसका मतलब कि मैं इसको चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करते हुए डाला था कि भाई मैं ए लेवल्स का बंदा हूँ। ऐसा नहीं कि मुफ्त का तुमने स्टार्टिंग में ए लेवल्स डाला तुम बाद में सेकंड ईयर डाल दो, ऐसा मजाक थोड़ी चल रहा है। तो भाई यहाँ पे ए लेवल्स मैंने डाला तो उसका मतलब ए लेवल्स। अब ये मुझसे कह रहे हैं कि भाई ए लेवल्स एचएससी इक्विवेलेंट एग्जाम मार्कशीट ऑफ डी कॉलेज इंस्टीट्यूट। कहते हैं कि भाई क्या इंस्टीट्यूट का नाम है तुम्हारे, तुम्हारा पर्टिकुलरली एचएससी इक्विवेलेंट एग्जाम क्या है, डीआई कौन से इंस्टीट्यूट से दे रहे हो, सारे ना वो क्या आ रहा है, एचएससी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन डीआई का। अगेन देखो इसको मैं अब छेड़ नहीं सकता, इसको मैं उसके पीछे रीजन क्या है कि मैंने ऊपर स्टार्टिंग के अंदर फिल किया है कि मैं ए लेवल्स बैकग्राउंड को, तो ऑब्वियसली ए लेवल्स यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है। ऐसा ही नहीं हो सकता कि स्टार्टिंग के अंदर आप ए लेवल्स को बाद में इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाओ, तो ऑब्वियसली आपने सही फिल करना है। तो भाई मैंने ए लेवल्स के ऊपर भरा था, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, अब देखो मुझे यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम रखना है कि एज मेंशन ऑन द मार्कशीट। अब फॉर एग्जांपल ऑल्दो आई ग्रेजुएट फ्रॉम द डीजे साइंस कॉलेज, सो आई एम अ डिजेरियन बाय द वे, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरा डीजे साइंस, डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज उसका पूरा नाम है, तो जो भी नाम है ना पूरा नाम मैं एडिट लिख दूंगा, डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज। अब आई हैव पास एचएससी और पार्ट 2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन ईयर। अब मैंने जिस साल पास करना है मैं वो लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द एचएससी, अगर तो मैं एचएससी पास कर चुका हूँ, मेरा सेकंड ईयर या ए लेवल्स कंप्लीट हो चुका है, तो मैं लिखूंगा 2023 या अर्ली ईयर। और अगर मैं इस वक्त अभी 2024 के अंदर क्लियर करूंगा, यानी कि मैं 2024 में पेपर दूंगा, तो मैं 2024 पे टिक कर दूंगा, सही है ना। तो मैं यहाँ पे जो भी चीज फिल आउट करूंगा उस हिसाब से मार्क्स ओपन अप हो जाएंगे। इमीडिएट साइट के ऊपर से फॉर्म फिल करूंगा, जैसे मैंने तो यहाँ पे ए लेवल सेलेक्ट कर दिया था, मैं आपको इंटर लेवल्स को भी दिखा देता हूँ, मैं आपको इंटर लेवल को भी दिखा देता हूँ। बाय द वे जो ए लेवल्स वाले बच्चे वो अपने यहाँ पे जाहिर सी बात है जो कभी 2024 के अंदर पेपर दे रहे होंगे, तो भाई इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि यहाँ पे वो क्या डालेंगे, अपनी ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी डालेंगे, टोटल नंबर डालेंगे। कैंडिडेट नंबर आपका क्या था, कैंडिडेट नंबर आपका ए लेवल्स का क्या है, आईबीसीएसई कैलकुलेटर को आप यूटिलाइज करते हुए सारा काम कर सकते हो इक्विवेलेंसी के ऊपर, सही है ना। अच्छा मैं आपको वैसे बाय द वे मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, मैं सेव करता हूँ इसको, जरा सेव करने के बाद मैं बैक जाता हूँ, बैक करने के बाद मैं अपनी बोर्ड और कैटेगरी को जरा सही कर लेता हूँ। मैंने अच्छा ये क्या कह रहा है कि भाई ये कह रहा है कि भाई रिमूव बोर्ड एंड ग्रुप, मैंने अपना बोर्ड और ग्रुप रिमूव कर दिया जानबूझ के। उसके पीछे रीजन क्या थी कि भाई ताकि इंटर बोर्ड के बच्चों को मैं समझा सकूं, सही है ना। तो मैंने जरा अपना बोर्ड जल्दी से रिमूव करा है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मैंने स्पॉन्सर भी फिल कर दिया, उसको सबमिट करवाया मैंने। अब हाँ बाकी सारी चीजें मेरी एडिटेड रहेंगी। क्वालिफिकेशन के ऊपर मैं आया। अब अगेन देखो क्वालिफिकेशन के ऊपर ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने मैट्रिक कब किया था, तो भी मैंने मैट्रिक फॉर एग्जाम्पल 2020 के अंदर किया था, कराची पब्लिक स्कूल था। 700 नंबर मैंने लिए थे मैट्रिक के अंदर, एसएससी कहते हैं मैट्रिक को, टोटल 850 नंबर थे। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची आ गया। इसी तरीके से जो फेडरल के बच्चे फेडरल का फिल कर रहे होंगे, जो लाड़काना बोर्ड का है, जो सक्कर बोर्ड का है, यहाँ पे वो फिल कर रहा होगा, सही है ना। तो मैंने डिटेल में बता दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे एचएससी के कॉलेज का नाम क्या है, तो भी डीजे सन गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, आई एम अ डिजेरियन बाय द वे, आई एम अ प्राउड डिजेरियन इनफैक्ट। तो 2024 के अंदर मैं अपना एचएससी पार्ट 2 दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने वो आ गया। तो में कितने नंबर आए हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू अबाउट माय, तो मेरे नंबर कितने थे, 480 थे या 475 थे, समथिंग अराउंड 85 टू 86 परसेंटेज थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 476 480 के करीब नंबर थे। और टोटल नंबर कितने होते हैं एचएससी पार्ट 1 में, 550 होते हैं। एचएससी का सीट नंबर क्या था, आई डोंट रिमेंबर दैट सीट नंबर, लेट्स अ गेस, लेट्स गेस 70522। और एचएससी पार्ट 2 का क्या था, 31822, सही है ना। अच्छा एचएससी पार्ट 1 का मार्कशीट नंबर क्या है, अब ये चीज कैसे निकालोगे, आपके पास मार्कशीट अवेलेबल होगी। अच्छा अब आप बोलो सर ग्रेस मार्क्स वाली मार्कशीट को डालें, तो बिल्कुल ऐसा ही है भाई, आपके ग्रेस मार्क्स वाली मार्कशीट है उसमें आपके नंबर इंक्रीज होकर आ रहे होंगे, तो आप वेट कर लो थोड़ा सा, जब आपको ग्रेस मार्क्स वाली मार्कशीट मिल जाए उसके बाद आप फॉर्म को फिल करो। वो तमाम बच्चे इंटरमीडिएट बैकग्राउंड के ऊपर है।
जो ए लेवल्स वाले हैं उनको सिंपल अपना क्रेडिट नंबर डालना है, सही है ना। मगर जो इंटरमीडिएट बोर्ड से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि जब ग्रेस मार्क वाली मार्कशीट आ जाए ना, तो न्यू मार्कशीट का जो मार्कशीट नंबर होगा उसको यहाँ पे आप डालो। आप मार्कशीट को ओपन करोगे ना, टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर एक मार्कशीट नंबर होगा, आपने वो डालना है। अच्छा, आप हाफिज कुरान हो या नहीं हो, हाफिज कुरान होने के ऊपर आपको जो है ना एक शीट मिलती है। आपको क्या मिलती है? आपको फ्री के नंबर मिलते हैं, 20 नंबर। हाफिज कुरान होने के ऊपर ये फायदा होता है। मेरे ख्याल में लास्ट ईयर इसको चेंज कर दिया गया था, और चेंज करने के बाद शायद 10 या 12 नंबर कर दिए गए थे। और ये 10 या 12 नंबर आपकी इंटरमीडिएट के नंबर्स में इंक्रीज हो जाते हैं। मगर उसके लिए ऐसा नहीं होता सारे को मिल जाते हैं, हाफिज कुरान का टेस्ट होता है। भाई जाहिर सी बात है ना, हमारे मुल्क में माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतनी प्यारी प्यारी झूठ बोलते हैं, किसी को क्या पता चलेगा। तो भाई आपका जो भी सनद है, फॉर एग्जाम्पल आप वफाकुल मदारिस से आपने हिफ्स किया है, तो भाई वफाकुल मदारिस, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वफाकुल मदारिस से मैंने हिफ्स किया, मेरे पास सनद है उसकी सर्टिफिकेट की। और हैव यू एवर अपीयर्ड इन द एडिशनल से, इस पे बाद में आता हूँ। पहले जरा इसको सुना देता हूँ। देखो, हाफिज कुरान का टेस्ट कब होता है? जब आपका एनईडी का राउंड 1 हो जाएगा। उसके बाद एनईडी एक डेट देगा कि भाई मेरिट लिस्ट आने से पहले पहले हम हाफिज कुरान का टेस्ट ले रहे हैं। बहुत से केसेस के अंदर दोनों राउंड्स के बाद होता है, बहुत से केसेस के अंदर राउंड 1 के बाद अलग होता है, राउंड 2 के बाद अलग होता है। अगर आपने एक राउंड के बाद भी दे दी और आपका क्लियर हो चुका है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सही है ना। हाफिज कुरान पे जितने बच्चे अप्लाई करते हैं उनके टेस्ट की डेट आती है, उनका एक प्रॉपर टेस्ट होता है, 6 से 7 हफ्फाज कुरान बिठाए जाते हैं जिनके अंदर इस्लामिया के टीचर्स होते हैं। वो बीच बीच में से कुरान मजीद को सुनते हैं, और उसके बाद वो फैसला देते हैं कि भाई बच्चे को वाकई में कुरान मजीद आता है नहीं आता। अगर नहीं आता होगा, बच्चा झूठ बोल रहा होगा, 0 मिल जाएगा। और अगर आता होगा तो पूरे 20 नंबर मिल जाएंगे। तो बीच के नंबर नहीं होते इसमें भाई। अगर 12 नंबर या 15 नंबर मिल रहे हैं तो भी 20 नंबर कुछ नहीं होगा, या तो 100 पूरे मिलेंगे या फिर 0 अंडा मिलेगा, सही है ना। अच्छा, अगर तो आप एडिशनल एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ग्रुप चेंज करवाया तो आप उसको यस करोगे। एक चीज जो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको लेके काफी सारे बच्चे मेरे पास परेशान चल रहे थे, और वो स्टूडेंट्स थे जो कि कह रहे थे कि सर अगर हम लोगों ने अपना ग्रुप चेंज करवा रहे हैं, प्री मेडिकल से प्री इंजीनियरिंग के अंदर आ रहे हैं, तो क्या सर हम एनईडी के लिए एलिजिबल होंगे नहीं होंगे। तो भाई इस दफा से और लास्ट ईयर से एनडीए की पॉलिसी चेंज करी थी। आप इस वाले ऑप्शन को फिल करोगे, हैव यू अप्लाइड इन एडिशनल एग्जाम्स, और यहाँ पे इसको यस करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्री मेडिकल के अंदर पहले थे और आप प्री इंजीनियरिंग के अंदर आ चुके हो, एडिशनल मैथ्स इस साल आप दे रहे हो, तो आप पिछला अपना पहले ग्रुप सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ग्रुप क्या था आपका? प्री मेडिकल था, कंप्यूटर साइंस था। प्रीवियस एचएससी मार्कशीट नंबर, जो भी आपकी प्री मेडिकल की पुरानी मार्कशीट का नंबर था, आप उसको रखोगे। फिर आपके एचएससी का ईयर क्या था? आपने जिस साल अपने नॉर्मली प्री मेडिकल के एग्जाम दिए थे, जो ग्रुप चेंज करवाने से पहले जो आपने अपने एग्जाम दिए थे, उसका ईयर क्या था? और प्रीवियस एचएससी सीट नंबर क्या था? याद रखिएगा, वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल के अंदर मौजूद हैं और वो प्री इंजीनियरिंग के लिए एडिशनल मैथ्स के एग्जाम दे रहे हैं इस साल, तो वो भी एनईडी की तमाम इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए एलिजिबल होंगे। वो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ही कंसीडर होंगे, वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स कंसीडर नहीं होंगे। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो R1B कैटेगरी के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, बट वो इस साल अगर एडिशनल मैथ्स के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो बेटा आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट कंसीडर होगे, तो फिर आपको R1A पे फॉर्म फिल करना है या प्री इंजीनियरिंग पे फॉर्म फिल करना है। आप लोगों को एक काम और करना होगा, और वो काम ये करना होगा कि भाई सेकेंडली मेरे प्यारा बेटा, जो प्रीवियस ग्रुप वाला ऑप्शन होगा वहां पे बायोलॉजी के मार्क्स को एंटर करोगे, साथ ही आप एक एप्लीकेशन डालोगे डीन को। आप एनईटी विजिट करोगे, एनईटी विजिट करने के बाद डीन ऑफ मैकेनिकल जो कि डॉक्टर आमिर इकबाल साहब है, मेरे भी उस्तादों में से उस्ताद से, तो भाई डॉक्टर आमिर इकबाल साहब डीन ऑफ मैकेनिकल, चूंकि वो एडमिशन कमेटी को हेड करते हैं, तो आपने उनके नाम पे एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपने ये बात स्टेट करनी है कि सर मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट था और इस साल मैं अपने एडिशनल मैथ्स के एग्जाम देके प्री इंजीनियरिंग के अंदर अपने आप को कन्वर्ट करवा रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं प्री इंजीनियरिंग की फील्ड्स के ऊपर सेलेक्ट हूं, बट चूंकि अभी ना तो रिजल्ट आया है ना पेपर्स हुए हैं, तो इसीलिए मैं उन फील्ड्स के लिए अभी मेरे पास नंबर नहीं है। तो मेरे बायोलॉजी के लास्ट ईयर के नंबर्स को कंसीडर किया जाए और मेरे लास्ट ईयर को रिजल्ट ही मेरा कंसीडर किया जाए। मैं इतने नंबर या इससे ज्यादा नंबर अपने एडिशनल मैथ्स के अंदर लेकर आऊंगा। ये एप्लीकेशन आप डीन ऑफ मैकेनिकल को सबमिट करवाओगे, और इस तरीके से आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही कंसीडर होंगे। बेटा इसको जहन में रखिएगा, ये जो आपके पास स्टेप आ रहा है ना, इसके अंदर बेसिकली आपने अपनी प्रायोरिटी को बताना होता है कि भाई आप किस प्रायोरिटी को जा रहे हो। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर जा रहा हूँ, फिर मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर जाता हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस को ऊपर रख देता हूँ। फिर मैं उसके पास जाता हूँ कंप्यूटर साइंस जीए को, गेमिंग एनिमेशन हो गया, एआई हो गया। मैंने बाय द वे इस चीज के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, एनईटी की तमाम फील्ड्स के हवाले से। क्या मेरिट क्राइटेरिया होगा इस दफा, कितना परसेंट चांसेस होंगे गिरने के, कितने परसेंट उठने के चांसेस होंगे। इसके अलावा देखो और कोई फील्ड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग आ गई, इसको मैं ऊपर रख देता हूँ। अगेन इसका कोई फायदा नहीं है, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, इसका कोई फायदा नहीं है, ना आपको इस प्रायोरिटी के ऊपर फील्ड्स मिलेंगी। ये सिर्फ आपके जो है ना मजे करने के लिए, सिर्फ आपके मजे करने के लिए। अब किसी बच्चे की परसेंटेज 50 है, उसको शौक है सॉफ्टवेयर में जाने का, उसने टॉप पे सॉफ्टवेयर रख दी, तो थोड़ी देर के लिए खुश हो सकता है, क्योंकि देखो इसका और कोई फायदा अभी फिलहाल नहीं है। आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों कह रहा हूँ। बेटा मैं आपसे इसलिए बात कह रहा हूँ कि रिमेंबर दिस थिंग,
कि भाई एनईटी में जो आपको एडमिशन मिलेगा ना, वो इस प्रायोरिटी के ऊपर थोड़ी मिलेगा। किस पे मिलेगा? आपके टेस्ट के नंबर और आपके एडमिशन परसेंटेज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लेट्स सपोज टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर करते हो और आपकी इंटर या ए लेवल्स की परसेंटेज भी अच्छी होती है और आपका कंबाइंड मेरिट एक अच्छा बनता है, तो भाई एनईटी का मेरिट फॉर्मूला क्या है? 50% इज योर इंटरमीडिएट नंबर एंड 50 नंबर आर यू फ्रॉम योर टेस्ट। इन दोनों से जो आपकी मेरिट फॉर्मूला बनेगा, उस मेरिट के ऊपर आपको चॉइस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मेरिट 60 का बनता है, तो भाई 60 के ऊपर सॉफ्टवेयर के आपको कोई भी फील्ड में ऑफर हो रही होगी, सही है ना? अगर आपका मेरिट 60 का बनता है, मेरिट आपका 60 से अच्छा बनना चाहिए, सही है ना? कहने का मकसद क्या है कि देखो, आपका जो मेरिट बनेगा ना, उसके हिसाब से आपको एडमिशन के लिए कॉल किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको शौक है सॉफ्टवेयर में जाने का, तो आपको मेरिट जो भी बनना है वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपका जो भी मेरिट होगा उसी के ऊपर आपको सेल्फ के अंदर नॉर्मल मेरिट बेस्ड फील्ड के ऊपर या नॉर्मल आपको स्पॉन्सर के ऊपर हर जगह मेरिट काउंट होगा। आपका मेरिट स्कोर हर जगह पे आएगा। रिमेंबर दिस थिंग, टेस्ट की तैयारी करो। अब ये फॉर्म फिल करने की नीड भी नहीं है, अभी सिर्फ टेस्ट की तैयारी करने में ध्यान दीजिए। तो मैं इसको एडिट छोड़ देता हूँ, इसको फिल करो ना करो फर्क नहीं पड़ता। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, अपलोड फोटोग्राफ। अब देखो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इस तरह की फजूल किस्म की सेल्फियां, इस तरह की कैजुअल फोटो, इस तरह की क्रॉप फोटो, इस तरह की बैकग्राउंड में कोई सीनरी आ रही है, इस तरह की स्टेम्पिक फोटो, ये ग्लासेस के ऊपर तुम्हें अक्षय कुमार और मुझे नाम नहीं याद, सलमान खान वगैरह बनने की जरूरत नहीं है। ना ये कैप शैप बनाने की जरूरत है, ना इस तरह की ब्लर किस्म की पिक्चर लेने की जरूरत है। कहते हैं प्यारी सी मासूम से तुमने पिक्चर खिंचवानी है, अगर तो तुम अपने घर पे खुद से अच्छे कैमरा अवेलेबल है, एक अच्छा आईफोन अवेलेबल है, खींच सकते हो, वेल गुड है। नहीं तो बेटा किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास जाओ, उससे पिक्चर खिंचवा के अपने आप को ईमेल करो और उसको कर दो। अच्छा, इसमें मैक्सिमम देखो केबीज लिखे हुए हैं। आपकी अगर इमेज थोड़ी बड़े साइज की हो ना, तो बेटा नेट के ऊपर वेबसाइट्स अवेलेबल है, इमेज साइज रिड्यूसर। आप अपनी साइज को रिड्यूस कर सकते हो इमेज के, सही है ना? इमेज साइज रिड्यूसर होते हैं, इमेज साइज कंप्रेसर्स होते हैं। अभी इस पे जाने की नीड नहीं है, आपको कल मैं गाइड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपलोड करनी है तो मैं अपलोड कर देता हूँ कहाँ, माशाल्लाह से कुछ अपनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स मिल गई हैं, तो लेट सपोज मैं ये वाली पिक्चर अपनी डाल देता हूँ, सही है ना? मैं अपनी इस पिक्चर को डाल देता हूँ और देखते हैं क्या कह रहा है। भाई ये क्या कह रहा है, देखो ये एरर दे दिया इसने। कहता है कि भाई आपकी जो फाइल है ना, बहुत बड़ी फाइल है, इसको रिड्यूस करो। अब देखो बेटा, ये मुझे पिक्चर का एरर दे रहा है कि भाई आपकी जो पिक्चर है ना, बहुत बड़े साइज की है। तो भाई ये एरर कॉमन होता है, इसको कैसे सही करोगे? आप सिंपल यहाँ पर जाओ इमेज रिड्यूसर के ऊपर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज साइज रिड्यूसर, इमेज साइज रिड्यूसर। तो कोई अच्छा उठा लो, ये बेकार है पहला वाला, मैंने देख लिया था अभी। तो मैं रीसाइज पिक्सल कर देता हूँ, अपलोड इमेज के ऊपर मैं गया, इस प्यारी से अपनी इमेज को मैं उठाता हूँ, सही है ना? सिंपल तरीके से इसको मैं क्या करवा देते हैं, रिड्यूस जरा करवा देते हैं। तो भाई रिड्यूस इसको करवा देते हैं। अब ये कह रहा है कितना आपको कंप्रेस करवाना है। यार मुझे कंप्रेस करवाना है हद से हद 290 केबी हो, इतना कंप्रेस फाइल टू 290 केबी, आसान भाषा में, सही है ना? 33% रिड्यूस हो गई, बेहतरीन काम हो गया, रिड्यूस हो गई। डाउनलोड के ऊपर गया, ये डाउनलोड हो गई मेरे पास, माशाल्लाह यार, तो मसले की बात ही नहीं है इसके अंदर तो। कहाँ गई भाई, ये रहा। अब मैं जाता हूँ चूज फाइल के ऊपर, भाई मेरे कुछ और ना खुल जाए डाउनलोड के ऊपर। डाउनलोड हम लोगों ने इमेज कर ली है ना, तो उसको ला के जरा यहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो भाई ये मैंने और कचरा पड़ा हुआ है माशाल्लाह से है। ये हमारी ये जो पिक्चर थी, इसको अब अपलोड करते हैं। तो भैया जी, पिक्चर फाउंड अपलोडेड, क्लिक हेयर टू व्यू। तो भाई माशाल्लाह से देखो कितनी प्यारी सी पिक्चर आ गई हमारी, सही है ना भैया? ये हमारी पिक्चर आ गई। खैर वापस आते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा भाई, अब फाइनली फीस वाउचर के ऊपर हम जाएंगे, फाइनल स्टेप होता है हमारा। अब देखो, चूंकि मैंने स्टार्टिंग के अंदर सेल्फ फाइनेंस की फीस के ऊपर टिक करा था, और अगर आप स्पॉन्सर के ऊपर फिल कर रहे हैं, तो भाई मैंने यहाँ पे सिर्फ स्पॉन्सर टिक किया था, मैंने सेल्फ टिक नहीं करा। तो आप खुद देख रहे हो कि मेरे पास स्पॉन्सर की कैटेगरी फिल नहीं होगी। अच्छा, ये मुझसे बता रहे हैं कि मैं किन ब्रांचेस के अंदर फॉर्म फिल कर सकता हूँ। अच्छा, आगे मुझसे कहता है 0% टैक्स विल बी ऑन सेल्फ फाइनेंस विल बी एप्लीकेबल, यू नीड टू फॉर्म अ ट्रांजैक्शन आईडी टू द बैंक, द पेमेंट विल बी अगेंस्ट योर आईडी, टू गेट दिस आईडी क्लिक ऑन प्रोसीड बटन। कहता है भाई आप प्रोसीड के ऊपर जाओ। अब जरा बात समझिएगा, ये देखो मेरी टोटल फीस आ गई। इस टोटल फीस के अंदर क्या है, इस टोटल फीस के अंदर मैंने जो स्पॉन्सर पे अप्लाई करा है और जो एडमिशन फॉर्म की फीस है, वो दोनों चीजें इसमें इंक्लूडेड है, सही है ना? अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ ना, गेट ट्रांजेक्शन स्लिप, तो भाई गेट ट्रांजेक्शन स्लिप, आप ये देखो, ये ट्रांजेक्शन मेरी स्लिप यहाँ पे बनकर आ जाएगी। मोहम्मद हाशिम जिया, आई एम द सन ऑफ द जियाउल हक एंड दिस इज माय सीएनआईसी नंबर, जो कि obviously मैंने फेक डाला था। तो ये देखो, ये प्रोसेसिंग फीस 4700, इस दफा 4700 रुपए है एडमिशन फॉर्म की फीस। और सेकंड नंबर के ऊपर जो स्पॉन्सर की फीस थी, वो 10,25,000 रुपए थी। आप चाहते हो कि भाई आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, 10,05,000 आपने गलती से पे कर दिए, तो आप सिंपल तरीके से क्या करो, आप बैक साइड पे वापस आ जाओ। अब क्या करो, आप सिंपल तरीके से वापस मैं होम पे आता हूँ, मैं ऐड और रिमूव कैटेगरीज के ऊपर जाता हूँ, मैं क्लिक हेयर पे जाता हूँ, और मैं सिंपल तरीके से मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अपनी कैटेगरी को। मैं बैक साइड पे जाता हूँ, यहाँ से नहीं, मैं होम पे जाता हूँ, मैं अपने ऐड और उस पर जाता हूँ, और मैं सिंपल तरीके से रिमूव ग्रुप के ऊपर गया, अगेन इंटरमीडिएट बोर्ड प्री इंजीनियरिंग, और इसको मैंने, अच्छा, इसको मैंने एनी सिंध किया, इसको मैंने प्री इंजीनियरिंग करा, इसको मैंने सेलेक्ट करा। मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरिट कैटेगरी पे सेलेक्ट करना, यानी कि सिंपल रेगुलर कैटेगरी के ऊपर एडमिशन फॉर्म फिल करना। तो अब मैं सिंपल फीस मुझे पे करनी पड़ेगी।
ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, ये सारा काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो भाई अब मैं सिंपल स्टेप नंबर डायरेक्टली 7 के ऊपर जाऊंगा। अच्छा ये गलती हो गई भाई, क्वालिफिकेशन वगैरह दोबारा मुझसे पूछो, मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी, सही है ना। तो मैं रैंडमली अब आपको डाल के दिखा देता हूँ कि लेट सपोज ये मेरी मैट्रिक की ओ लेवल इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, जो भी नाम था मैंने वो डाल दिया, जो भी नंबर थे वो नंबर डाल दिए, इंस्टीट्यूट का नाम डाल दिया मैंने सिंपल आपके लिए, सही है ना। इसको मैंने फिल कर दिया, इसको मैंने कर दिया यार, जो भी चीज थी ना हमने सिंपल, मैंने बस आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि भाई किस तरीके से हम लोगों ने ये फिल कर दिया। जैसे देखो बेटा, हम लोग मैंने एचएससी को जब कर दिया ना, मैंने स्पॉन्सर को रिमूव कर दिया, तो अब देखो मैंने दोबारा अगर जब मैं जाऊंगा ना सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद मैं आगे जाता हूँ, अब देखो अब की बारी में क्या होगा, जो मेरा फीस वाउचर होगा ना, इसमें सिर्फ 4700 की फीस आ रही है। तो यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ एनबीबी बैंक, इसका मतलब क्या है, कितने नेशनल बैंक की कौन कौन सी ब्रांच के अंदर भी फीस वाउचर सबमिट करवा सकते हो। ऑनलाइन सबमिट करवाने का ऑप्शन नहीं होता, तो आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। हबीब बैंक की कौन कौन सी ब्रांच के अंदर आप फीस सबमिट करवा सकते हो, वैसे आप किसी भी घर के पास वाली ब्रांच में भी करवा सकते हो। अब मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा तो देखो मेरा फॉर्म हो गया, यहाँ से स्पॉन्सर वाले पैसे गायब हो गए। अगेन एक चीज ध्यान में रखिएगा, सेल्फ और स्पॉन्सर के पैसे आपको टेस्ट से पहले फॉर्म फिल करते हुए सबमिट करवाने होंगे। तो भाई मैं ट्रांजेक्शन स्लिप के ऊपर जाऊंगा, तो देखो मेरी ये ट्रांजेक्शन स्लिप सिंपल तरीके से आ गई। आपने क्या करना है, इधर डाउनलोड का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे सिंपल डाउनलोड करो, जब डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद वो आपके पास सेव हो जाएगी, सही है ना। उसको प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप ये बैंक में जाके इसको आप करवा दोगे, सही है ना। अच्छा एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई मल्टीपल पेमेंट्स कैन बी मेड बाय कैंडिडेट यूजिंग सेम ट्रांजैक्शन नंबर, हाँ सब मसले की बात नहीं है। अच्छा कहने का मकसद ये कि भाई सिंपल आप बैंक के ऊपर जाओगे, आप जिस भी बैंक के ऊपर जा रहे हो, अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक जैसे यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सेलेक्ट हो गया, अब एनबीबी में एचबीएल किसी भी ऊपर भी आ सकते हो। जाने के बाद अब सिंपल तरीके से क्या करोगे, अब सिंपल तरीके से यहाँ से पर्टिकुलरली जाके इसको फीस पे कर दोगे। अच्छा इन्होंने एक नई चीज निकाली है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो ऑनलाइन मॉड्यूल कुछ कह रहा है शायद ऑनलाइन फिल करने का, बट अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बेहतर है कि फिजिकली जाके भर दो, एक झंझट से बच जाओ, क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एनबीबी नहीं चलता, वो ज्यादा बेहतर फिजिकली जाके पे कर दें ज्यादा बेहतर है। अब देखो ये कितना आसान सा स्टेप्स है, मैंने आपको एक एक बात सारी पढ़ा दी है, बता दी है। अब देखो आपका एडमिट कार्ड जो होगा स्टेप नंबर 8 के ऊपर आएगा और अभी नहीं आएगा। आप जब फॉर्म फिल कर दोगे, जो टेस्ट की डेट्स होंगी उन टेस्ट की डेट से 4 5 6 दिन पहले आएगा, यानी कि जब लेट सपोज अप्रैल के 30 तारीख को अप्रैल के जाके आपका ये पर्टिकुलरली जो एप्लीकेशन है वो एंड हो रही होगी, 30 ऑफ अप्रैल को जाके एप्लीकेशन जब एंड हो रही होगी ना बेटा, तो उसके बाद कहीं जाके हमारे पास टेस्ट की डेट्स आ रही होंगी, तो उससे पहले टेस्ट की डेट्स नहीं आएंगी, ध्यान में रखिएगा, सही है ना। तो भाई आपका एडमिट कार्ड भी उसी वक्त आएगा, देखो ये जो ऑप्शन है ना, इस पे जब क्लिक करोगे तो एडमिट कार्ड आएगा। यहाँ पे अभी देखो, अब मैंने जब फोटोग्राफ को अपलोड किया है ना, मैं उसके बाद मेरी फोटोग्राफ रिसीव्ड हो गई, तो मुझसे पूछ रहे हैं कि करेक्ट फोटोग्राफ थी, अभी यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे एनए लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि भैया अभी मेरी फोटोग्राफ को इन्होंने चेक नहीं करा, तो जो भी उनका सर्वर बैठा हुआ फोटोग्राफ नहीं चेक करेगा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगी कि आया मेरी फोटोग्राफ एक्सेप्ट हुई है रिजेक्ट हुई है। अगर रिजेक्ट हुई होगी तो आपको वो इंस्ट्रक्शन देगा, आपको दोबारा से फोटोग्राफ अपनी अपलोड करनी होगी। और आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चीजें डाली थी ना, वो आपकी करेक्ट है गलत है, हमने तो सारी चीजें गलत डाली थी मेरे लिहाज से, तो वो उसको भी वेरीफाई कर रहा होगा, सही है ना। तो भाई एडमिट कार्ड जब आएगा तो डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद उसको आप लेके जाओगे अपने टेस्ट के दिन, और एडमिट कार्ड में सारी बातें लिखी होंगी, आपका टेस्ट किस दिन है, किस डेट के ऊपर है, ब्ला 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 ब्ला। भाई कितना आसान सा स्टेप है, देखो मैंने पूरा प्रोसीजर आपको समझा दिया। ये चीज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बेटा, अभी जो आपके पास टाइम है ना, ये टाइम सिर्फ तैयारी करने का, टेस्ट की तैयारी करने का। अप्रैल के मिड तक, अप्रैल के 15 तारीख तक, 11 तारीख तक, 20 तारीख तक फॉर्म को फिल करें, ताकि आपको एंड की डेट्स मिले। अभी असल चीज क्या है, टेस्ट की प्रिपरेशन करना। तो भाई टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए आप बिल्कुल मेरे एप्टीट्यूड बैच को ज्वाइन अप कर सकते हो, आप चाहो तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट भी कवर कर सकते हो। अदरवाइज आप मेरे एप्टीट्यूड बैच में इसलिए आ सकते हो क्योंकि बेटा देखो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के पास जाओगे, वो 60,000 रुपए, 54,000 रुपीज, 60,000 रुपीज आपके माँ बाप के फजूल के बेकार के लेंगे। भाई अगर आपके माँ बाप के हार्ड अर्न मनी है ना, खुदारा आपको किसी इंस्टीट्यूट के पास फेंकने के लिए नहीं है, मैं उसके पीछे आपको लॉजिकल रीजन देता हूँ। बेटा किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जो है ना, आप 70,000 रुपए देके भी आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरे पास से मिल रहा होगा। उसके पीछे मैं लॉजिक बता देता हूँ। एक बड़ा मशहूर इंस्टीट्यूट है, 12 12 पोजीशन लगाने के दावेदार करता है, पूरे इंस्टीट्यूट में कोई 20,000 बच्चा बैठा के बैठा हुआ, 20,000 में अगर उसकी 12 पोजीशन आ रही है, तो बेटा इट इज नॉट वर्थ इट, रिमेंबर दिस थिंग। आप यूट्यूब से तैयारी करके भी एनईटी के टेस्ट में पोजीशन ले सकते हो, अगर आप प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर सिर्फ यूट्यूब पे मैथ्स के आपके लेक्चर्स मिल रहे हैं, बाकी लेक्चर्स नहीं मिल रहे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, कंप्यूटर के, इंग्लिश के, हम उनकी तैयारी कैसे करें, तो भाई उसके लिए आप बैच में आ सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड लाइव, और इस बैच में ना सिर्फ एनईटी की तैयारी होगी, बल्कि फास्ट की, नस्ट की, दाऊद की, कराची यूनिवर्सिटी की, ना सिर्फ ये बल्कि भाई आईबीएस सीएस की तैयारी भी शामिल होगी, सिर्फ 7,000 रुपीज के अंदर। आपको बहुत मिनिमम फीस हम ले रहे होते हैं बच्चों से, बेतहाशा कम फीस होती है, और आपको मजाक इनफेक्ट लगेगा कि भाई एक इंस्टीट्यूट जो कि कराची के अंदर 70,000 80,000 रुपए ले रहा है, आईबीएस का बैच अलग चला रहा है, नस्ट अलग चला रहा है, फास्ट अलग चला रहा है, और बच्चे को वहां पे भी जाने के बाद वो पढ़ मेरी यूट्यूब से रहा होता है। तो भाई खुदारा ये चीज ध्यान में रखिएगा, आपको किसी इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत है, मैं हमेशा बच्चों को इसलिए माइंड बनाता हूँ। लास्ट ईयर मोर देन 42 पोजीशन मेरे इंस्टीट्यूट की थी, मेरे पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की थी, मेरे बैचेस में enrolled थे।
42 पोजीशन का मतलब है कराची की तमाम टॉप पोजीशंस, इसके अलावा सक्कर बोर्ड की, मीरपुर खास बोर्ड की, आपके पास दूसरे डिफरेंट अदर बोर्ड्स की, सही है ना सिर्फ ये, बल्कि मेरे जो लास्ट 3 इयर्स है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के अंदर मेरे शागिर्दों की पोजीशन है, जिसमें से जहरा बतूल 2022 के अंदर पोजीशन होल्डर थी, इनकी हमने दावत भी करी थी इन तमाम बच्चों की, तो उसकी पोजीशन आपने देखी होंगी कभी ना कभी। अलीशा जो थी फर्स्ट पोजीशन होल्डर थी 2023 के अंदर, इसी तरीके से समी शाकिर 2023 के पोजीशन होल्डर थे, तैयब इजाज 2021 का था। और लास्ट 3 इयर्स के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अगर मैंने प्रिपेयर करे हैं तो एनईडी यूनिवर्सिटी के बेतहाशा करे हैं। मोर देन 90% बच्चे जो तक एनईडी में बैठे हुए हैं ना, आप कभी भी एनईडी विजिट करें आपको मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा बच्चा मिलेगा वहाँ पे, आपको हर जगह पे मेरा शागिर्द मिलेगा, क्योंकि मैंने ना सिर्फ यूट्यूब के थ्रू प्रिपेयर करे, फेसबुक पे ग्रुप एनईडी एडमिशन सेल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के बेतहाशा वहाँ पे करे। तो भाई आपको 2023 में 976 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था, 2022 के अंदर 821 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था, 2021 के अंदर 758 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था। मेरे टॉप हाई अचीवर्स अब्दुल करीम बख्श अंसारी, शाहजेब, रिदा कासमी, आयशा मंसूर, अलीशा, बहुत सारों के मैंने यहाँ पे लिखे हुए नहीं है भाई, अगर आप मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जाओगे आपको 90 से ज्यादा पिक्चर्स मिलेंगी, 90 से ज्यादा पिक्चर। मैं इन 4-5 के नाम रखता हूँ, मैं लैपटॉप में सेव रखे हुए हैं, अदरवाइज अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे जाओगे मैं तो हाशिम सर के ऊपर, आप उसको स्क्रॉल अप करिएगा जरा, अगस्त के हाथ तक से सितंबर तक आपको, जब एलईडी के एडमिशन हुए थे सितंबर के अंदर, आपको मोर देन 90 इमेजेस ऐसी मिलेंगी, मोर देन 90 इमेजेस, कि जहां मेरे शागिर्दों को एनईटी के अंदर एडमिशन हुआ है और उनके 25 और 25 नंबर आए हैं मैथ्स के अंदर, उनके 100 और 100 नंबर आए हैं अपनी केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर 100 और 100 का मतलब है कि 100% का स्कोर आया है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, और मेजोरिटी के 90+ नंबर थे बहुत आराम से। तो भाई वो आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल सकते हैं, आप सिंपल तरीके से सितंबर की मेरी पोस्टों को जाके जरा चेकआउट करिएगा, आपको यू विल इजीली गेट इट। तो भाई कहने का मकसद ये कि इस बैच के अंदर हमारी एनईटी की तैयारी भी होगी, फास्ट की तैयारी भी होगी, मस्त की तैयारी भी होगी, दाऊद की तैयारी भी होगी, आईबीएसएस की तैयारी भी होगी, और राउंड 1 से पहले, एनडीटी के राउंड 1 से पहले आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और राउंड 1 के बाद भी आपका ये बैच चलेगा इसी 7,000 रुपए के अंदर। आपको राउंड 1 के बाद दोबारा से एनडीटी के लिए मल्टीपल रिविजन करवा रहे होंगे, क्योंकि राउंड 2 राउंड 3 जैसे होगा तो मल्टीपल रिविजन करवा रहे होंगे, बच्चे जब नस्ट में फास्ट में अप्लाई कर रहा होगा तो मल्टीपल रिविजन उसके लिए हम करवा रहे होंगे। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? तो इस चीज को बस आपने जहन में रखना है भाई, ये जो मेरा एक बैच है बड़ा इंपॉर्टेंट बैच है आप लोगों के लिए भाई, खुदारा अपने माँ बाप के 60,000 रुपए 70,000 रुपए कोचिंग माफिया के ऊपर जाने की नीड नहीं है। कोचिंग माफिया जस्ट अ ट्रैप, उनकी तरफ से झूठ बोला जाता है कि भाई अगर उनके पास एडमिशन नहीं होगी तो एडमिशन नहीं ले सकते। मैं तो ओपनली कहता हूँ, मैं मेरे यूट्यूब से ही पढ़ के बच्चों को बेतहाशा का एडमिशन होता है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में होता है। अदरवाइज अगर आप चाहो तो आपको सारे सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करनी है, आप बिल्कुल ज्वाइन करोगे और बेतहाशा बच्चा आता है, आप सिंपल तरीके से एनरोल करवा सकते हो, एनरोल करवाने के बाद यू कैन इजीली गेट द एक्सेस ईच एंड एवरीथिंग। सेकंड नंबर के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई टेस्ट अभी फॉर्म फिल करने की नीड अभी नहीं है, फॉर्म को आराम से फिल करिएगा। फॉर एग्जांपल आज आपके पास आ रहा है 25 मार्च, आज हमारे पास है 25 मार्च, आपने कोशिश करनी है कि फॉर्म को आप लोग फिल करें, अल्लाह भला करे कहाँ गया भाई, आप फॉर्म को फिल करें, 30 अप्रैल तक का टाइम है ना, तो एटलीस्ट 15 अप्रैल के बाद या 15 अप्रैल तक फिल करें, इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो डेट्स आएंगी 1 से 2 दिन के बाद आएंगी। सेकंड नंबर के ऊपर मैं अगर आपको एक बड़े मजे की चीज दिखाऊं ना, आप यूट्यूब पे कभी भी जाएं और सिंपल तरीके से जाके लिखें एनईडी पास पेपर्स प्लेलिस्ट, आपके पास सिंपल तरीके से मेरी प्लेलिस्ट सबसे टॉप के ऊपर आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना तो भाई खुदा रहे तमाम कंप्यूटराइज टेस्ट मैंने एनईडी के सॉल्व करवाए हुए हैं, तो एनईडी कंप्यूटराइज मैथ्स पेपर सॉल्यूशन एग्जैक्टली देखो सबसे टॉप पे मेरी आ रही है। तो जितने भी एनईडी के कंप्यूटराइज टेस्ट हुए थे मैंने सारे सॉल्व करवाए हुए, ये कंप्यूटराइज टेस्ट है। मैंने अपने शागिर्दों से एक वादा और किया है कि यार लास्ट टाइम मैंने 2005 से पेपर सॉल्व करवाया था, बाकी रिमेनिंग पेपर 2005 से 2019 के वो भी सॉल्व करवा दूंगा इंशाल्लाह ताला। मगर सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटराइज पेपर है मैथ वाले, जो मैंने सॉल्व सारे करवाए हुए, जितने भी एनईटी के कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर में क्वेश्चन है, उन हजारों क्वेश्चन के मैंने सॉल्यूशन डिजाइन करे हुए, हजारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो भी लेक्चर का बैच का एक फायदा ये भी होता है कि हम क्लासेस के अंदर उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, हम नस्ट के एनईटी के पास के आईबी के पास पेपर्स को साथ साथ सॉल्व आउट कर रहे होते हैं, टॉपिकल पास पेपर्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। और यहाँ पे मैंने तमाम बच्चों के लिए डाले हुए भी है कि भाई देखो ये पेपर्स क्या क्या पेपर्स आए थे, मैंने ईच एंड एवरीथिंग आई हैव अपलोडेड है, ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू गाइस आई हैव अपलोडेड। आप यहाँ से आके देख सकते हैं, आप सिंपल यूट्यूब पे भी, आप सिंपल गूगल पे आके लिखोगे सब टॉप पे आपको मिलेगा, क्योंकि बेटा 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने खाली इस प्लेलिस्ट को देखा, 1 लाख से ज्यादा। अब आप सोचो कि एनईडी के अंदर मेरे स्टूडेंट्स कितने ज्यादा बैठे होंगे, ये खाली 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने विद इन 2 इयर्स के अंदर मेरी प्लेलिस्ट देखी हुई है। टोटल सीट्स जो एनईडी के अंदर होती है कितनी होती है, 2500 सीट्स होती है, तो याद रखिएगा कितने अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स सारे के सारे तकरीबन मेरे स्टूडेंट्स तो बैठे ही होंगे, सही है ना? इस चीज को बस ध्यान में रखिएगा। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। जैसे मैंने आपको बताया फॉर्म फिल करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है, आप इसको कर सकते हैं घर से बैठ कर आराम से। तो भाई जल्दी से अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन के ऊपर, इंशाल्लाह फास्ट के जो फॉर्म ओपन होंगे तो मैं फास्ट के ऊपर भी डिटेल वीडियो बना रहा हूँ कि फास्ट के फॉर्म को कैसे फिल करना है क्या नहीं करना। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।